Hi guys, I am Mukesh Gupta. Welcome to my YouTube channel. प्रिय दोस्तों, आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कर रहा हूं फ्रेंड, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए फ्रेंड, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड, दो चर, इसमें क्या होता है, दो चर के रूप में एक्स और वाई होता है। और रैखिक का मतलब होता है जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलता है हमें, सरल रेखा। इसका ग्राफ भी हम लोग इसी वीडियो में ग्राफ खींचकर भी मैं दिखाऊंगा आपको। समीकरण का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, दो चर रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, पहला अगर समीकरण है, पहला समीकरण, तो पहला समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 होता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण का जो व्यापक रूप होता है फ्रेंड, a2x b2y, यहाँ पर ये c1 होगा, आई हो गया c2 बराबर 0। ठीक है, तो फ्रेंड ये हो गया व्यापक रूप। चलिए समझ लिए। तो हम लोग जब पहले समीकरण का जब ग्राफ खींच रहे हैं, जैसे पहला समीकरण क्या है फ्रेंड, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है, ये इस समीकरण का ग्राफ हुआ। ठीक है, और ये जो ग्राफ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं ये दोनों समीकरण एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। चलिए इसको समझ लेते हैं। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा तो इस पर क्या हुआ है फ्रेंड, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और फिर बात करते हैं दूसरे समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर बात करते हैं पहले समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। तो फ्रेंड आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दो समीकरण है, दो समीकरण का ये युग्म है। तो
दोनों समीकरण का जब हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं तो यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर एक बिंदु पर इसमें प्रतिच्छेद करे तो इसमें हलों की संख्या कितना होगा? एक हल होगा। इसमें हलों की संख्या कितना होगा? एक हल होगा। एक हल होगा। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो हलों की संख्या कितना होगा? एक। इसमें आप देख सकते हैं कि कई बिंदुओं पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है, बहुत सारे बिंदुओं पर यह क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें जो हलों की संख्या होगा, हलों की संख्या, इसमें हलों की संख्या अनेक होगा। हलों की संख्या क्या होगा फ्रेंड? अनेक हल होगा। हलों की संख्या क्या होगा? अनेक। इसमें आप देख सकते हैं ये जो दोनों रेखा है किसी भी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। इसका मतलब हुआ ये अगर प्रतिच्छेद करेगा तो समझिए हल होगा, अगर नहीं कटेगा तो ये हल नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। समझ रहा? तो फ्रेंड अब इसमें हम लोग ग्राफ के बारे में देखते हैं। ये जो ग्राफ है प्रतिच्छेद कर रहा, तो इसमें लिखेंगे प्रतिच्छेदी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ये हो गया प्रतिच्छेदी। और इसमें देखते हैं फ्रेंड, दोनों ग्राफ एक दूसरे पर ही है, ओवरलैपिंग है, तो ये क्या बोलेंगे? इसे समपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समपाती। क्या बोलेंगे फ्रेंड? इसे समपाती बोलेंगे। समपाती होगा। और इसमें आप देख सकते हैं दोनों जो रेखा है वो एक दूसरे को काट नहीं रहा है, और दोनों रेखा क्या है? समानांतर है। दोनों रेखा क्या है? तो इसमें लिखेंगे दोनों रेखा क्या है? समांतर है। चलिए अब हम लोग तीसरे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या है? अब देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो यहाँ पर आप पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ है ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। ये एक दूसरे को तो प्रतिच्छेद कर नहीं रहा, एक दूसरे से ये मिल नहीं रहा, यानी कि ये दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे को विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों ग्राफ एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो ये होगा विरोधी। क्या होगा जी? विरोधी होगा फ्रेंड। और आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों ग्राफ है एक दूसरे पर है, एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है जी? आश्रित है। एक दूसरे के क्या है? आश्रित है। तो इसमें क्या भरेंगे? आश्रित। इसमें होगा आश्रित, ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो ग्राफ है ये विरोध नहीं कर रहा है, ये अविरोध, क्योंकि ये तो एक बिंदु पे ये दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब ये विरोधी नहीं है। ये क्या होगा? अविरोधी होगा। क्या होगा जी? अविरोधी। तो फ्रेंड हम लोग देख सकते हैं कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है उसमें एक हल भी होगा, अनेकों हल होगा। क्या होगा? अनेक हल भी। हलों की संख्या क्या होगा? अनेक हो सकता है, या अगर ये नहीं कटे तो इसमें हलों की संख्या भी नहीं होगा। तो ये हमें समझ रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, और कोई भी हल नहीं हो सकता है। तो ये तो हम लोग ग्राफ के द्वारा समझे, इसे ग्राफ के द्वारा ये हम लोग समझ चुके हैं। अगर फ्रेंड सोचिए, अगर आपको ग्राफ नहीं दिया रहे, ये अगर ग्राफ आपको नहीं दिया रहे और हमें क्या निकालना हो? हलों की संख्या निकालना हो, ग्राफ का प्रकृति जानना हो, तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका, वो कौन सा तरीका है फ्रेंड? उसे आप समझ लीजिए। वो सिंपल सा तरीका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 है, यहाँ पर क्या है? A1, यहाँ पर A2। तो हम लोग पहले A1 बटा A2 निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे B1 बटा B2। क्या निकालेंगे? B1 बटा B2। अगर देखेंगे, अगर ये दोनों क्या हो जाए? बराबर नहीं हो, A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान अगर बराबर नहीं आ रहा है, A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान अगर बराबर नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो जो उसमें हलों की संख्या क्या होगा? एक हल होगा। अगर बराबर नहीं है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 अगर बराबर नहीं है तो हलों की संख्या एक होगा, और ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, और ये क्या होगा? अविरोधी होगा। चलिए इसमें समझते हैं। अगर ऐसे आ जाए, A1 बटा A2 निकालते हैं, A1 बटा A2 निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं B1 बटा B2 निकालते हैं, और उसके बाद निकालते हैं C1 बटा C2। अगर ये तीनों बराबर आ जाए, A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान और C1 बटा C2 का मान, अगर ये तीनों आपस में क्या आ जाए? बराबर, तो ये आप समझ जाइए फ्रेंड कि क्या होगा? इसमें अनेकों हल होगा,
और ग्राफ का होगा समपाती होगा और ये क्या होगा एक दूसरे के आश्रित होंगे। चलिए इसमें समझते हैं। अगर फ्रेंड हम लोग निकालते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, ठीक है, नॉट इक्वल c1 बटा c2। अगर इस तरह का कंडीशन मिल रहा है तो समझिए उसमें कोई हल नहीं होगा, उसमें क्या होगा कोई हल नहीं होगा, और जो ग्राफ होगा क्या होगा जी समांतर होगा, और ये क्या होगा विरोधी होगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा फ्रेंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ग्राफ के द्वारा हलों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर ग्राफ नहीं भी दिया रहे, अगर समीकरण दिया रहे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे, तो उस युग्म के द्वारा भी हम हलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और ग्राफ का नेचर भी ज्ञात कर सकते हैं कि ग्राफ किस प्रकृति का होगा।